गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका सेकंड वीडियो। एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है बट सबसे ज्यादा आपको नंबर देगा। ये 11th में भी है, 12th में भी है, और 11th का सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का, और 12th में जब आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के दो टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो लास्ट के दो टॉपिक कवर करना है। तो ये टॉपिक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग का एनसीईआरटी का 3 टॉपिक कवर होगा, 2 फिजिक्स का और 1 केमिस्ट्री का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा टॉपिक है केमिस्ट्री का, बट सबसे ज़्यादा नंबर ये देगा आपको टॉपिक। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, और इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 कंप्लीट थ्योरेटिकल पॉइंट था। बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप बनाना, सेटअप में क्या क्या यूज किए थे वो था आपका। हम लोग क्लासेस ले रहे हैं 11th क्लास के लिए, साथ में 12th क्लास के लिए भी, 12th का फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और 11th क्लास के लिए भी। नीट, आईडी मेन, एडवांस, एम्स भी इसमें इंक्लूड हो गया है नीट के अंदर, तो उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 मैंने लास्ट क्लास लेक्चर 1 में 1 to 5 पॉइंट डिस्कस किया है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक सर्च करेंगे और उसमें एक वीडियो मैंने डाला है। सो लेक्चर 1 पहले आप ये कंप्लीट करेंगे, और इसी का नेक्स्ट आज इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 2। एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटी मेरा बेस्ट बुक होता है, मेरा फेवरेट बुक है जस्ट एनसीईआरटी। उसके हर पॉइंट करना है, बट लेवल हम लोग का एनसीईआरटी से 20 टाइम हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। एनसीईआरटी के बाद लाइन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, कोई भी लाइन वहां लिखा हुआ वो छोड़ेंगे नहीं, वो आपका एक एक लाइन कवर करना है, बट अपना हम लोग का लेवल उससे 20 गुना ज़्यादा ऊपर रहेगा। सो एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 में रीडिंग कर सकते हैं। आप लेक्चर 1 देखेंगे, एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। आज लेक्चर 2 कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। और पेन पेपर लेके बैठे, एक एक चीज नोट करना है। साइंस को हम लोग ड्राइंग से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ड्राइंग से के हेल्प से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरा ड्राइंग बनाना है, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करना है और नोट करना है सब चीज़ें। ये तो सेटअप था। सेटअप मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर लिया था कि ये एक रेडियो एक्टिव एटम लेते हैं। रेडियो एक्टिव एटम में रेडियम बेस्ट होगा। कई लोग आते हैं ऑफिस में, बोलते हैं सर आपने रेडियम क्यों लिया है, तो मैं उनको समझाता हूं कि रेडियम जो 88 और 226 है, ये एक रेडियो एक्टिव एटम है। ये एक रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, और रेडियम है ये, ठीक है। सो लोग बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये तो अल्फा भी इमिट करता है, बीटा भी इमिट करता है, गामा भी इमिट करता है। हाँ, यस, इमिट करता है, बट इसमें जो मेजर इमिशन जो होता है वो अल्फा में, क्योंकि ये रेडियम जो होता है वो तुरंत कन्वर्ट कर जाता है रेडॉन में। 86 यहाँ बन जाएगा और 222 बन जाएगा, और साथ में इमिट करता है 2 हीलियम 4। ये हीलियम जो होता है ये अल्फा रे होता है। तो रेडियम का जो प्रॉपर्टी है अल्फा इमिटिंग, ये इसका जो प्रॉपर्टी है कि अल्फा इमिटिंग एटम, ये अल्फा बहुत ज्यादा इमिट करता है, और मुझे तो अल्फा ही चाहिए था। सो मैं आपको लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि मुझे रेडियम लेना है, और रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा रे इमिट करता है। यही अल्फा होता है, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा होता है। अच्छा, उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लैब में एज ए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको यहाँ पे खड़ा रहना, और यहाँ पे खड़ा रहेंगे आप। जब आप लैब में इधर खड़े रहेंगे तो आपके बॉडी को इस हार्मफुल रेडिएशन, जैसे अल्फा ही है, अल्फा एक हार्मफुल रेडिएशन है, अल्फा, बीटा, गामा उनके हाई एनर्जी होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। वो बॉडी में जैसे हिट करेंगे जस्ट बाहर निकल जाएंगे होल्ड करते हुए, मतलब एकदम पास कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाएंगे और कैंसर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये लोग हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्शन करने के लिए मैं हेल्प लूंगा लेड ब्लॉक। लेड साइंस का मोस्ट स्टेबल हैवी एटम है। मैं लास्ट क्लास बताया था बहुत भारी रहेगा। लेड इतना भारी कि ये पेन, जस्ट छोटा सा पेन ऐसे लेड का बनाएंगे, ये 2 किलो से ऊपर हो जाएगा। मैं बताया था लेड आपके घर में है, फील करना होगा आपको, बैटरी उठा के देखिएगा।
जो इन्वर्टर में यूज करते हैं, आपके घर में होगा इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, जो इन्वर्टर का जो बैटरी है उस बैटरी को बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। उसको उठाइएगा बहुत भारी रहेगा। गाड़ी का बैटरी है, कार का बैटरी हुआ, ठीक है, कोई भी जस्ट इग्निशन जहां होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जस्ट बैटरी से स्टार्ट जो इंजन होता है, बाइक में भी रहेगा, कार में भी रहेगा, सब में बैटरी यूज करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी हो, बैटरी उठाएंगे आपको फील हो जाएगा लेड कितना भारी है। सो रेडियोएक्टिव एटम लेना है, वो अल्फा इमिटिंग, यहाँ लेड का ब्लॉक लेना है, सिल्ट करना है इसलिए कि रेडिएशन पीछे ना आए, सारा रेडिएशन आगे जाना चाहिए। यहाँ से अल्फा रे निकला, अल्फा का कोडिंग सिखाया था, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम प्लस प्लस सब बता दिया था आपको। ये गोल्ड का सीट लेना है, बहुत पतला सीट लेना है, 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर 1 माइक्रोमीटर का। ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के चलते ये गोल्ड मोस्ट मेलेबल होता है और इसको जस्ट अल्फा हिट करेगा। और इधर आपको देखने के लिए कि कहाँ कहाँ अल्फा हिट किया है, एक स्क्रीन लेना है जिस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड कोटिंग होना चाहिए। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस नेचर है जो मैं लास्ट क्लास डिस्कस किया था आपको। और पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वैक्यूम में रखना है, एयर नहीं, ये जो रूम है उसमें नहीं। इस रूम में आप अल्फा को इंसिडेंट करेंगे, ये बीच से भाग जाएगा क्योंकि रूम में बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2, मॉइस्चर, हीलियम, हाइड्रोजन, तो उस गैस से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जबकि आपका टारगेट है कि हीलियम जो है, अल्फा जो है वो सीधे गोल्ड पे टकराए एंड देन उसके बाद स्कैटर करे। तो ये सेटअप लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ये सेटअप आप सब चीज देख लिए थे। अब रदरफोर्ड ने इस सेटअप से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाला और उससे हम लोग क्या क्या रिजल्ट सीखे। एनसीईआरटी में 1, 2, 3 वो 9th क्लास में भी वही था जो एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हो, ठीक है। वो चीजें हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते थे, सर आते थे स्कूल में हम लोग को ये सब सिखाते थे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, देखिए आप, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट स्टार्ट करते हैं, हम लोग भी लिखेंगे भाई एनसीईआरटी का ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ड्राइंग बना बना के साइंस को समझेंगे हम लोग। चलिए मैं मिटाऊं इसको, हो गया, आपने नोट कर लिया। हीलियम, रेडियम अल्फा एक्टिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो आपने नोट कर लिया, सारा सेटअप हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ इस सेटअप के हेल्प से उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या ऑब्जर्व हम लोग को करना है, क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखना है। अब देखेंगे आप, ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है ना, जो गोल्ड फॉयल है, उन्होंने उस जो प्लेट को ऐसे बना दी, बोले कि ये गोल्ड है, ऐसे उन्होंने बना दिया। ऐसे कर दिया। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन बनाया वो हम लोग देखते हैं, और वही 9th क्लास में पढ़ते थे वही यहां भी पढ़ेंगे। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऐसे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल उन्होंने फिगर बनाया और ऐसे बताया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है, जैसे मैंने यहाँ पे ढेर सारा अल्फा बना लिया और वो अल्फा पार्टिकल ये स्ट्रेट पास करके, नो डेविएशन, नो डिफ्लेक्शन, सब स्ट्रेट ऐसे पास करते चला गया। ये था ऑब्जर्वेशन। ये है नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास किया। ये तो गोल्ड फॉयल है या गोल्ड का एटम है, यहां आप बोल सकते हैं कि इसको एक गोल्ड एटम है, ये गोल्ड का एटम हुआ। और इसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट ऐसे अल्फा मैक्सिमम स्ट्रेट जा रहे हैं। क्या रिजल्ट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। कुछ अल्फा पार्टिकल जो एकदम न्यूक्लियस से ऐसे पास से गया, देखिए ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के एकदम पास से जा रहा है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है जो एकदम सेंटर के पास से गया, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर गया। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये अल्फा ऐसा। सो ये अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से गया वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। और लास्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3, सो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे रिटर्न बैक किया था। वो 20,000 बहुत सारा अल्फा में से एक अल्फा जो है वो रिटर्न बैक कर गया, ये ऐसे गया, रिटर्न आ गया, ठीक है। आप ड्राइंग करेंगे, मैं इसका हर एक का ऑब्जर्वेशन नंबर 1,
ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 सब मैं डिस्कस करूंगा और सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम लोग ड्राइंग बना बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 एंड उनका रिजल्ट नोट करेंगे आप। आप नोट करिए, मैं फिर से ड्राइंग करता हूं। ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। सो नेक्स्ट हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। ये चीजें 9th क्लास में भी करते थे और यही ड्राइंग था हम लोग का। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, वो आपको ऐसे ड्राइंग करना है। ड्राइंग करके देखना है कि अल्फा पार्टिकल जो है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है, द मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द एटम। वो सीधे स्ट्रेट लाइन, नो डेविएशन। अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट पास कर रहा है, कोई डेविएशन नहीं। तो आप ड्राइंग करेंगे और यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे नो डेविएशन, कहीं डेविएशन नहीं है, ठीक है। पासेस स्ट्रेट थ्रू द एटम, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल या गोल्ड एटम, और गोल्ड फॉइल या गोल्ड एटम से स्ट्रेट पास किया, नो डेविएशन, कहीं कोई डेविएशन नहीं है। मेजर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गया। तो ये उन्होंने देखा, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट ऐसे पास किया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट उन्होंने बनाया कि रिजल्ट की मैक्सिमम पार्ट, द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, वो खाली जगह, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो है एटम का, क्योंकि कोई डेविएशन नहीं है, कहीं कोई डेविएशन नहीं है, ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट जाके एकदम स्ट्रेट पास किया। इसका मतलब ये पूरा जगह ये पूरा एरिया जो है वो खाली एरिया है। सो रिजल्ट, इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट वहां नोट करना था और 10th में भी नोट करते थे हम लोग यही कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये खाली जगह है। एटम में ये जो एटम आपने बनाया, इस एटम में ये स्पेस खाली जगह। सो ये एटम के अंदर ये स्पेस जो है वो खाली, पूरा एरिया जो है या वॉल्यूम है, ये एम्प्टी स्पेस। क्योंकि खाली जगह रहेगा तो यहाँ कोई भी डेविएशन नहीं है और ये अल्फा आया स्ट्रेट ऐसे चला गया, कहीं कोई डेविएशन नहीं, नो डेविएशन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। सो ऐसा हो गया अल्फा। तो इसका रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट सिंपल 9th क्लास का। इसमें थोड़ा सा और है, हम लोग थोड़ा सा एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और रिजल्ट है। बट 9th क्लास में ये लिखते थे कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस स्ट्रेट थ्रू द एटम, ये एटम से स्ट्रेट पास कर रहा है विदाउट एनी डेविएशन। और यहाँ रिजल्ट लिखते थे मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये खाली जगह, बहुत सारा स्पेस खाली जगह। बट इसमें एक और रिजल्ट चलता है, रिजल्ट में एक और आपको पढ़ना है। आप यहाँ नोट करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ एंड देन मैं एक रिजल्ट और बताता हूँ उसका। और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, स्टूडेंट भी पूछते हैं और ये रिजल्ट में एक पार्ट और है इसका। सो अब यहाँ पे आप समझेंगे आपने कौन सा एटम यूज किया था। आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड यूज किया आपने। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड ऐसे लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं 79। इसका मतलब आप बताते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गोल्ड, गोल्ड एटम। अगर आप गोल्ड एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो वो है 79। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हो गया 79। आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये गोल्ड का न्यूक्लियस बना लेंगे, यहाँ सेंटर ऐसे बना लेंगे। और आप जानते हैं कि 79 इलेक्ट्रॉन जो है वो सब न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर रहेगा इस तरह से। तो एक और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ऐसे बना लीजिए आप, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर लेंगे आपको कि ये 79 इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे एटम के अंदर रहेगा और ऐसे ये जो न्यूक्लियस जो भी है उससे बाहर रहता है ऐसे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर अल्फा आ रहा है, आप
ऐसे बोल रहे हैं कि अल्फा आया, अल्फा जो है वो हीलियम प्लस प्लस है, और आप जानते हैं अल्फा का सिंबॉलिक फॉर्म, और अल्फा आ रहा है और रास्ते में 79 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट चला जा रहा है, अल्फा स्ट्रेट चला गया। तो ये पूछा गया रदरफोर्ड से कि ये कैसे हो सकता है। अल्फा जो है, आप बोल रहे हैं कि अल्फा आया, मैक्सिमम अल्फा स्ट्रेट चला गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। जो 9th क्लास में भी पढ़ते थे, 9th क्लास में भी हम लोगों को बोला जाता था, 11th में भी यही पढ़ना है, ये एनसीईआरटी बुक भी है मेरे सामने टेबल पे, ये बुक रखा हुआ है, ये पेज नंबर मैंने लिख दिया, ये जस्ट लाइन लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बट फिर रदरफोर्ड से लोगों ने पूछा कि आप गोल्ड लिए हैं, गोल्ड में 79 इलेक्ट्रॉन है और 79 निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ बाहर में बैठे रहता है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैला हुआ है, और ये निगेटिव है, और हीलियम प्लस प्लस जो अल्फा है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो जरूर ये रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लस है और माइनस है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, रोकेगा तो कुछ तो पकड़ लेगा। बट नहीं, रदरफोर्ड बोलेंगे नहीं, जितना आया सारा निकल गया स्ट्रेट, नो डेविएशन, कहीं डेविएशन नहीं, कहीं रुका नहीं, स्ट्रेट ऐसे चला गया। तो रदरफोर्ड से लोग पूछे क्यों, ऐसा कैसे हो गया। यहां तो देखिए तो निगेटिव है, और एक दो नहीं बहुत सारे निगेटिव है, 79 निगेटिव। तब रदरफोर्ड ने बताया इसको। रदरफोर्ड ऐसे बोले, ठीक है 79 क्या 100 भी रहेगा, तो रदरफोर्ड बोलेगी अगर 100 भी यहाँ पे बैठे रहे और ये अल्फा, एक अल्फा आएगा, और रास्ते में अगर यहाँ 79 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, रोकने की कोशिश करेगा, नहीं रुकेगा। लोग पूछे क्यों, तो बोले बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ऐसे वो बोले कि देखिए अल्फा और इलेक्ट्रॉन, अल्फा इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें तो आप जरा कंपेयर करते हैं। आप जानते हैं अल्फा, अल्फा को आप पढ़ते हैं 2 4 प्लस प्लस, आप कंपेयर करें जरा, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना, देखेंगे अपने आप बना लेंगे। सो अगर मैं बात करूं मास ऑफ अल्फा, तो आप पढ़े थे कि नाउ 2 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, पढ़े हुए थे आप डिस्कस किए थे कि मास ऑफ अल्फा आप चाहें तो इसकी जगह 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा 4 इंटू 18 37 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास होता है 18 37 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 7348 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए कंपेयर करें जरा तो, और आप जब कंपेयर करेंगे तो अब आप समझे यहाँ पे कि मास ऑफ अल्फा इज मच मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रदरफोर्ड यहां बोले कि आप ऐसे क्यों नहीं फील कर रहे हैं कि ये जो अल्फा आ रहा है, अल्फा जस्ट इमेजिन करिए कि एक बड़ा ट्रक है, हैवी ट्रक, फुल्ली लोडेड ट्रक, खूब तेज स्पीड से आ रहा है, और रोड पे सोचिए कि रोड पे जो है कुछ डॉग बैठे हुए, डॉग है, छोटे छोटे डॉग हैं, 100 डॉग बैठे हुए हैं, या 79 इलेक्ट्रॉन, जो छोटे 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 ये इलेक्ट्रॉन, 79 इलेक्ट्रॉन एकदम छोटे 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 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं रोड पे, और ये ट्रक है। देखिए ना मास, देखिए ना यहाँ पे, कंपेयर करिए तो यहाँ पे। सो रदरफोर्ड ने बोला कि देखिए कंपेयर करिए, मास ऑफ अल्फा, अल्फा का मास ट्रक है, हैवी ट्रक है, बहुत हैवी है, और ये रोड पे डॉग बैठे हुए हैं। तो जब अल्फा आया, खूब हाई स्पीड से अल्फा आया और रोड पे डॉग बैठे हुए हैं, मान ली एक्सीडेंट हुआ, तो क्या ट्रक में डिफ्लेक्शन होगा, क्या ट्रक पलट जाएगा, क्या ट्रक रुकेगा? आंसर है नो, कुछ नहीं होगा, ट्रक उसी स्पीड से चला जाएगा, सबको इलेक्ट्रॉन या डॉग को सबको जस्ट फैलाते हुए, सबको एक्सीडेंट करते हुए सीधे निकल जाएगा, नो डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन उठा था जब रदरफोर्ड ने बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम एम्प्टी,
बुक में भी लिखा हुआ है, 9th में भी ये लिखा हुआ था, 11th में भी ये लिखा हुआ था। बट जब हायर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उठा कि कैसे आप कर रहे हैं एम्प्टी, गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड का एक्सपेरिमेंट है, 79 इलेक्ट्रॉन है और सारा 79 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, और जब न्यूक्लियस के बाहर 79 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अल्फा आएगा तो जरूर रोकने की कोशिश करेगा, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रदरफोर्ड बोले नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि साइंस में देख रहे हैं कि सारा स्ट्रेट सीधे पास से निकला, कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तब उन्होंने बताया कि मास ऑफ अल्फा इज मच मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां सोचे कि एक हैवी ट्रक है, हाई स्पीड से आ रहा है, 79 यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं डॉग, बट अगर ये हाई स्पीड से चलेगा, इतना हैवी ट्रक है कि ये एक्सीडेंट होते हुए निकल जाएगा, पाथ सीधा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, कोई ट्रक में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसी का सेकंड रिजल्ट ये भी लिखना था आपको। आप नोट कर लेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और उसको आप मास से रिलेट करेंगे और यहाँ लिख लीजिए कि मास ऑफ अल्फा। So alpha particle are not deflected from its straight line path. By 79 electron. Of gold due to heavy mass of, due to very high mass of। अपने से आप नोट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ड्यू टू वेरी हाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। compared to electron, तो एक रिजल्ट ये भी आता है जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, एक रिजल्ट ये भी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट रिजल्ट आप नोट करेंगे, मैं ड्राइंग बनाऊंगा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 1 आपने कंप्लीट कर लिया, ऑब्जर्वेशन 2 और इसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2, 9th क्लास में भी यही पढ़ना था। देखिए ऑब्जर्वेशन 2 में लिखा हुआ है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कम, जैसे मैंने आपको बनाया था ऐसे इस तरह से डिस्कस किया था। यह है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, ऐसे मैक्सिमम 1 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा पार्टिकल, 4 अल्फा पार्टिकल। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। मेजर अल्फा पार्टिकल जो है वो पास किया स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट पाथ कर रहा है। सो ये रिजल्ट नंबर 1 था, ऑब्जर्वेशन 1 था। और ऑब्जर्वेशन 2, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं विच पासेस क्लोज टू द सेंटर ऑफ एटम। ये एटम है, बड़ा सा एटम है और एटम का ये सेंटर हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के पास से गुजरे थे, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम, मतलब इसमें मैंने 4 अल्फा दिखाया था कि मेजर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास किया, कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल विच पासेस वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ एटम। ये एटम बनाना है, एटम के बीचों बीच में सेंटर हुआ और इस सेंटर से होते हुए कुछ अल्फा जो पास किया डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, मतलब इसको जाना चाहिए था, ये अल्फा को जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, देखिए ये डिफ्लेक्ट कर गया। ये अल्फा को, ऊपर वाले को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये बेंड कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये था ऑब्जर्वेशन। सो ये मैंने लिख दिया। तो स्मॉल फ्रैक्शन, कुछ लिखेंगे, या फ्यू अल्फा पार्टिकल विच पासेस क्लोज टू द सेंटर, सेंटर के एकदम बगल से जो गुजरा, नाउ डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब क्यों डिफ्लेक्ट किया,
क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक देखिए, ये अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल ऐसे पास कर रहा है और पास कर रहा है और यहां से डिफ्लेक्ट किया, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसको किसी ने रिपेल किया है, और रिपल्सन तभी हो सकता है जब सेंटर पे भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर का और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि ये लाइक चार्जेस जरूर, ये जैसे ही नजदीक जाएगा ये पॉजिटिव इसको भगाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सो इन्होंने रिजल्ट बनाया कि जो सेंटर को देखते हुए डिफ्लेक्ट क्यों किया, क्यों भागा सेंटर को देख करके, दूर से तो सीधे निकल गया था, बट सेंटर को देखा वो भाग गया। सो इसका मतलब सेंटर उसको रिपेल कर, सेंटर अपने पास नहीं आने दे रहा है, और अपने पास नहीं आने दे रहा है, इसका मतलब सेंटर मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सो इन्होंने रिजल्ट बनाया कि द सेंटर ऑफ एन एटम मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, एकदम श्योर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ही है यहाँ पे। और फिर था कि फ्यू, कुछ ही अल्फा पार्टिकल था, स्मॉल फ्रैक्शन था, बहुत ज्यादा था नहीं, तो इसका मतलब सेंटर क्या है, छोटा है। और उन्होंने लिखा द सेंटर, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे से जगह पे है, क्योंकि यहां लिखा हुआ फ्यू अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब सेंटर जो है, जिस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बड़ा नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच रिपेल्ड अल्फा पार्टिकल। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ये एकदम छोटा सा ही है, एकदम छोटा सा है जो पॉजिटिव चार्ज है, और वो इसको रिपेल कर रहा है, ऐसे रिपल्सन कर रहा है। सो ये था ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि खाली जगह था, और एक मास का भी कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस कर दिया, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल फ्रैक्शन या फ्यू अल्फा पार्टिकल जो एटम के सेंटर के बगल से गुजरेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा, अपने ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उससे मुड़ेगा। क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि सेंटर उसको रिपेल कर रहा है, और रिपल्सन तभी होगा कि ये पॉजिटिव हो और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज हो। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्सन करने पे पता चला कि सेंटर ऑफ एटम मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और वो भी बहुत छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। वही जो सेंटर बना उसी को आगे चल के न्यूक्लियस कहला है। द सेंटर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियस। तो छोटे छोटे पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पे कि अब ये जो फोर्स देख रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपल कर रहा है से, तो बात हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ आपको लिखना है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉलो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फॉलो करता है, क्योंकि ये रिपल्सन हुआ, भागा, तो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। छोटा छोटा इस ऑब्जर्वेशन से जो आप सीखना है वो नोट करेंगे। सो यहां पे आप बना लेंगे कि ये एटम का सेंटर है, ये सेंटर है, छोटा सा सेंटर रहेगा, और जैसे ही अल्फा आएगा यहां पे, अल्फा ऐसे स्कैटर कर जा रहा है। अल्फा का मतलब जानते हैं, हीलियम प्लस प्लस। जैसे यहां से आएगा स्कैटरिंग कर रहा है, ऐसा, और ये प्लस और प्लस एक दूसरे को ऐसे रिपल्सन कर रहा है। तो आप इस फोर्स को नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। कूलॉम्बिक फोर्स, और नीचे नोट करेंगे आप, ठीक है, स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग। ये अल्फा है, अल्फा स्कैटरिंग, ये तो फैलना बोलते हैं कि जो मेन रूट था उसे फैल किया, स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग, फॉलो कूलॉम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस प्लस लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, तो ये कूलम्ब्स लॉ का हो गया, इस रूल को फॉलो करता है। जो सेंटर एटम हुआ इसी को न्यूक्लियस बोला गया बाद में, कि जो सेंटर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियस। इसी सेंटर को जो बना इसी को न्यूक्लियस बोला उन्होंने। द सेंटर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियस। The nucleus of atom. तो बाद में जो सेंटर आप देख रहे थे कि ये ऐसे बनाते थे कि एटम का जो सेंटर हुआ, ये एटम इतना बड़ा सा एटम और बहुत छोटा वॉल्यूम पे, उन्होंने रदरफोर्ड ने बोला था कि यहाँ पे बहुत छोटे वॉल्यूम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसी को न्यूक्लियस बोला गया। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसका भी मैग्नीट्यूड बनाया गया, उसको बोला गया प्लस जेडी, प्लस जेडी चार्ज ऑन न्यूक्लियस। सो पॉजिटिव चार्ज तो है न्यूक्लियस पे और उसको बाद में बोला गया कि ये प्लस जेडी, ये है प्लस, प्लस तो चार्ज था ही, इसी को बाद में जेड ई कह दिया गया, ये न्यूक्लियस चार्ज। और ये है एटम और सेम कॉन्सेप्ट था, अल्फा वही चीज है, वही उसी को और डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अल्फा आया और ऐसे निकल गया, यह है अल्फा स्कैटरिंग। सो जैसे यहां पे हीलियम प्लस प्लस आया, ऐसे जाते हुए स्कैटर करके, सेम कॉन्सेप्ट। ये सेंटर मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू भी आ गया। कैसे आया है वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, अभी आप नोट कर लेंगे कि न्यूक्लियस चार्ज या चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो चार्ज बना प्लस और जेड इंटू ई, ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, प्लस जेडी, ये प्लस जेडी हुआ, वेयर जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर। E इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। जैसे आप गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गोल्ड का अगर सेंटर बनाना होगा तो उस पर चार्ज ऐसे लिखेंगे। देखिए गोल्ड के लिए अगर आप ये बना रहे हैं एटम, गोल्ड एटम, अगर आपने ये गोल्ड एटम बनाया हुआ, सो देखिए ऐसे, ये न्यूक्लियस अगर बनाएंगे सो इसमें लिखेंगे प्लस 79 और फिर बगल में लिखेंगे ई, ये है न्यूक्लियस चार्ज प्लस जेड, ये न्यूक्लियस चार्ज वो हो गया पॉजिटिव, प्लस जेड और ई, जेड ई, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 79 है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड रिजल्ट कि सम अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल passes very close to the center of atom. They are deflected through small angle. ड्राइंग बना के लिखना आपको, ड्राइंग आप बना के प्रेजेंट करेंगे, उसमें खूब अच्छा आप लिख भी लेंगे, प्रेजेंटेशन भी खूब अच्छा आएगा। और क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है तो पता चला कि सेंटर, जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया, मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सो ये आपका छोटे वॉल्यूम में ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते रिपल्सन हुआ था। थर्ड ऑब्जर्वेशन में लिखता हूँ, थर्ड रिजल्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उससे जो रिजल्ट था वो डिस्कस करेंगे, आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे। आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल जब यहां से इंसिडेंट करेंगे तो 1 अल्फा पार्टिकल जो इधर प्लेट था, जिंक सल्फाइड प्लेट था, उसमें मिसिंग रहेगा। मतलब मिसिंग का मतलब एक उधर गया ही नहीं, जिंक सल्फाइड की तरफ एक गया ही नहीं।
एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक कर गया। सो आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल में मेजर अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट चला गया, जिसको हम लोग ऐसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट बनाए थे। फिर स्कूल में पढ़ते थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के पास से गया, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बगल से डिफ्लेक्ट हो गया। बट 20,000 में से सिर्फ एक, 20,000 आपने इधर से अल्फा को इंसिडेंट किया कि जिंक सल्फाइड पे जाके देखना था कि कहां कहां हिट कर रहा है जिंक सल्फाइड प्लेट को। बट 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल इधर गया ही नहीं, वो रिटर्न बैक करके वापस लौटा है। अ वेरी फ्यू, एनसीईआरटी में लिखा हो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 1 in 20,000, आउट ऑफ 20,000 ओनली 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, पीछे आ गया, फिर से वापस आ गया, रिटर्न बैक या स्कैटर्ड, स्कैटर का मतलब मुड़ना, बाय 180 डिग्री। सो स्कैटरिंग ऐसे बाय 180 डिग्री, ये देखिए 180 डिग्री से स्कैटर कर गया, 180 डिग्री से मुड़ गया। तो ये था हम लोग का 9th क्लास में भी, यही 11th क्लास में था। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, यहां 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंकिएगा, द 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, रिटर्न बैक या स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री ऑफ पाई एंगल। तो ये था स्टेटमेंट। ड्राइंग बनाना है, हमेशा ड्राइंग बना के आप प्रेजेंट करना सीखिए। फिगर बनाइए और लिखिए कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक किया, मैक्सिमम स्ट्रेट पास किया, फ्यू जो है डिफ्लेक्ट किया और वेरी फ्यू 20,000 में से एक रिटर्न बैक किया। बाउंस बैक करना, रिटर्न बैक करना या स्कैटरिंग बाय 180 डिग्री। अब इसका रीजन या इससे रिजल्ट सोचना था। इसका रिजल्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। पॉइंट 2 में ही आपको लिखा होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, आप जितना छोटा बना सकते हैं। खूब बड़ा सा एटम है, न्यूक्लियस जितना छोटा आपसे पेन से बन सकता है बनाइए बीच में। साइज ऑफ न्यूक्लियस या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ एटम। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस। आप पेन से जितना छोटा अपने कॉपी में बना सकते हैं, बीच में एटम खूब बड़ा और उसके सेंटर पे न्यूक्लियस, एकदम छोटा सा न्यूक्लियस, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल, बोला गया है वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। और है भी, अगर आप बड़ा रहता, बताइए अगर ये न्यूक्लियस इतना बड़ा रहता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को रिटर्न करा देता। अगर आप न्यूक्लियस ये इतना बड़ा, सोचिए कि इतना बड़ा न्यूक्लियस रहता तो ये भी अल्फा जाता, रिटर्न करता, नीचे से भी जाता तो रिटर्न कर जाता, बट नहीं, सिर्फ एक आ रहा है। 20,000 में से एक रिटर्न बैक किया, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा, एकदम छोटा सा। और रिटर्न बैक कौन करेगा? कौन अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक करेगा? जो एकदम हेड ऑन जाएगा, एकदम सामने से गया, ऐसे सामने से गया और रास्ता ब्लॉक है, ये अल्फा है और हीलियम प्लस प्लस है, ये एकदम सामने से गया तो आगे रास्ता ही ब्लॉक है, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। लीजिए ऐसे रिटर्न बैक कर गए, ये रिटर्न बैक किया। अगर ये बड़ा रहता, यहां अगर इतना बड़ा साइज का रहता, बहुत सारे लोग रिटर्न बैक करते, बहुत सारे जाकर के रिटर्न बैक करते, बट नहीं, 20,000 में से एक रिटर्न बैक किया है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम या साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हो कितना स्मॉल है भाई, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितना स्मॉल है। यहां बना हुआ डाटा बना हुआ, ठीक है, आप ऐसे बना लेंगे और ऐसे छोटा सा कर लेंगे, यहां आप ऐसे कैपिटल आर कर लेंगे, यहां न्यूक्लियस कर लेंगे, एकदम छोटा सा कर लेंगे स्मॉल आर, ये बोलेंगे कि ये एटम है मेरा, और ये लिख देंगे ये न्यूक्लियस है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे आप आर,
एटम आपको जानना है, रेडियस ऑफ एटम। ये जो एटम है, इतना बड़ा सा जो एटम देख रहे हैं, ठीक है, उसका डायमेंशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सो रेडियस ऑफ एटम अप्रोक्सीमेटली 10 पे पावर -15 मीटर ये होता है, ठीक है। और -15 नहीं, -10 करेंगे, -10 मीटर ये रेडियस ऑफ एटम। आप इसको अलग यूनिट में करेंगे, 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर कर सकते हैं आप। मीटर हटाइए, मीटर की जगह 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये था, इसी के कंपेयर करना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, छोटा वाला आर लिख रहे हैं आप। नोट करेंगे आप, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नियरली 10 पे पावर -15 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हैं 1 फर्मी, या फर्मी इसी को बोलते हैं 1 FM भी लिख सकते हैं। फर्मी का मतलब होता है 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर या 10 पे पावर -15 सेंटीमीटर। और एनसीईआरटी में बोला जा रहा है कि आप कंपेयर कर लें, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम और डिवाइड बाय यहाँ पे आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप डिवाइड कर लेंगे। रेडियस ऑफ एटम हुआ 10 पे पावर -10, रेडियस ऑफ मतलब आप जो यूनिट में लिख, हो मिस्टेक हियर प्लीज, सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर ये मीटर, फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर, फिर ये सब सही है, वहां मिस्टेक हो रहा था। सो रेडियस ऑफ एटम 10 पे पावर -10 मीटर और डिवाइड बाय ये ले लेंगे 10 पे पावर -15 मीटर। सेम यूनिट में सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व कर लीजिए। सो रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये टर्म -15 है, ऊपर कर लीजिए। ये है 10 पे पावर -15, तो 10 पे पावर 15 इंटू 10 पे पावर -10 सॉल्व कर लेंगे। तो आप जानते हैं सॉल्व करना, 10 पे पावर ये ऊपर में 15 और ये पावर सॉल्व किया था तो -10 करते हैं हम लोग। सो 10 पे पावर हो गया 5। तो ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एटम कितना बड़ा है। आप सोचिए कि रेडियस ऑफ एटम नियरली 1 लाख टाइम, 10 पे पावर 5 का मतलब 1 लाख गुना बड़ा है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एकदम नेग्लिजिबल है। सो है एनसीईआरटी में कि आप रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप कैलकुलेट करके आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। और एक इमेजिनेशन ऐसे लिखा हुआ, आपको ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बोला गया कि इस तरह से आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि मान लीजिए आपका, जैसे आपका जो रूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, उस रूम से आप 5 किलोमीटर का रेडियस बनाएंगे। इस रूम से आप नियरली 5 किलोमीटर का आप एक रेडियस बनाएंगे। आप अभी जिस रूम में पढ़ रहे हैं वहां से आपको 5 किलोमीटर, इमेजिन करिए कि आपके घर से, आपके रूम से 5 किलोमीटर दूर से ऐसे आर्क बनाते हुए एक सर्किल अपने मन में इमेजिन करिए। आपने इमेजिन कर लिया। अब अपने टेबल पे, जिस टेबल पे बैठे हुए उस टेबल पे एक क्रिकेट का बॉल रख लीजिए। इमेजिन करिए मन में कि एक 5 किलोमीटर आपका जो, जहां बैठे हुए हैं, जिस चेयर टेबल पे पढ़ रहे हैं, आप वहां से 5 किलोमीटर जस्ट रेडियस का एक सर्किल ऐसे इमेजिन करिए। और इमेजिनेशन करने के बाद आप अपने टेबल पे एक क्रिकेट का बॉल रख लीजिए।
आपने जो इमेजिनेशन किया है वही एटम और न्यूक्लियस है। ये जो बॉल आपके टेबल पे इतना छोटा सा बॉल है वो होगा न्यूक्लियस, और जो 5 किलोमीटर का रेडियस आपने सोचा है कि आपके घर से 5 किलोमीटर का सर्कुलर रेडियस में क्या क्या एरिया आ रहा है, तो वो सारे एटम हो जाएंगे। तो ये है इमेजिनेशन कि क्रिकेट बॉल लाइक न्यूक्लियस और ये है एटम। 5 किलोमीटर का जैसे इमेजिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम इज द नियरली 1 लाख टाइम, 1 लाख गुना बड़ा होगा न्यूक्लियस। तो एटम इतना बड़ा होता है। ये एटम इतना बड़ा नहीं, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि पूरा इतना बड़ा एटम होता है। एटम तो बहुत छोटा होता है, आपके आंख से भी नहीं दिखेगा। बट इमेजिनेशन कंपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एक बेस्ट बुक है, हमेशा आपको क्लास में बोलते हैं कि फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ये बुक सो यहाँ लिखा हुआ है नाउ पेज नंबर 32 पे। नाउ इमेजिनेशन करना है रियलाइजिंग दैट क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस, देन द रेडियस ऑफ एटम कुड बी 5 किलोमीटर। सोचिए कि आपके टेबल पे एक क्रिकेट बॉल है, अगर उसको आप न्यूक्लियस इमेजिन कर रहे हैं तो आपके जस्ट घर से 5 किलोमीटर का रेडियस लेते हुए जो एरिया बनाइएगा वो एटम रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा होता है। इसीलिए तो अल्फा 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किया, हो गया रिजल्ट। और वॉल्यूम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज द वेरी वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। तो चलिए वॉल्यूम भी कंपेयर कर लेते हैं। जब रेडियस आपने बना ही लिया है तो वॉल्यूम कर लेते हैं। सो आपने ये सीखा कि एटम इतना बड़ा, बहुत बड़ा एटम, उसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस बहुत छोटा। ये न्यूक्लियस बहुत छोटा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सो रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये है नियरली 10 पे पावर 5। ये तो हम लोग पढ़ लिए, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम पढ़ना था हम लोग को। रेडियस आपका ये कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ एटम ये कैपिटल आर हो गया, और छोटा वाला बहुत छोटा है स्मॉल आर, ये छोटा वाला है स्मॉल आर रेडियस। वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम वो एकदम इजी है। अगर आपको कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो वी कर लेंगे आप। सो अगर लिखना हो वॉल्यूम ऑफ एटम और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम क्या है? स्फीयर है भाई एटम, फुटबॉल की तरह। नो, न्यूक्लियस भी बॉल, स्फेरिकल बॉल की तरह। तो बॉल का, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सॉल्व कर लेंगे। कैपिटल आर बाय स्मॉल आर पावर क्यूब। सो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर पावर क्यूब, सो 10 पे पावर 5 पावर क्यूब, तो 10 पावर 15। सो अगर वॉल्यूम कंपेयर करना है तो वॉल्यूम ऑफ एटम नियरली 10 पे पावर 15 टाइम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बहुत बड़ा है एटम, बोला जाता है बहुत बड़ा साइज का। या तो आप रेडियस में कंपेयर कर सकते हैं या वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा है। सो ये मेरा एक्सपेरिमेंट फाइनल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप, लास्ट क्लास क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला इनसे और आपने उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट किया, ये फाइनल थ्योरेटिकल पार्ट। अभी कोई क्वेश्चन नहीं। सो आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप रीडिंग कर लेंगे जरूर। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक केमिस्ट्री बहुत अच्छा बुक है,
इससे लेवल हमारा बहुत हाई रहेगा। अभी देखते जाइए, अभी तो 1 क्लास 2 क्लास हुआ, तुरंत इससे लेवल हम लोग बढ़ा लेंगे अपना, बहुत हाई लेवल पढ़ेंगे। बट इसके एक एक लाइन को पढ़ना है, वो जरूरी है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फंडामेंटल बुक, ये फंडामेंटल बुक है, बेस्ट बुक है, और इसके एक एक लाइन को रीड करेंगे। लेवल हम लोग इससे देखिएगा तुरंत हम लोग हाई कर लेंगे लेवल, बट इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके लिए होमवर्क है, आपका एक होमवर्क मैं दे दे रहा हूं यहाँ पे। सो होमवर्क ये है कि रीडिंग ही बस करिएगा। एनसीईआरटी का बुक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। सो एनसीईआरटी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री 11th क्लास, बुक 1 फर्स्ट पार्ट। सो आपको पढ़ना है पेज नंबर, आप एक बार रीडिंग जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 32 और 33 भी, 32 33 ये मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास। एंड देन इसके बाद हम लोग अपने थोड़े से हाई लेवल पे चलेंगे। अभी पहले स्कूल का मैंने कवर कर दूं, आपके स्कूल के लिए पहले कंप्लीट करता हूं, फिर हाई लेवल पे। इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। सो पेज नंबर आप स्टार्टिंग से ही कर लेंगे ना, 31 32 33। सो 31 तो मैंने पूरा कर दिया, 32 में भी बहुत सारा पॉइंट कर दिया, 33 ये रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको फाइनल करूंगा, जो बचा हुआ रिजल्ट है। उसके बाद इस बुक से थोड़ा हाई लेवल पे बात करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास अभी यही बुक रहेगा। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक पेज नंबर 31 32 33 प्लीज रीडिंग कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग।